नमस्कार विद्यार्थियों। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान के इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए है। और विद्यार्थियों, अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके द्वितीय प्रश्न पत्र के एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जिसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी इससे पहले की कक्षा में दे चुका हूं। विद्यार्थियों, इस विषय के अंतर्गत मैं आज आपसे बात करने वाला हूं जर्मनी के नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में और एडोल्फ हिटलर के उस विश्वव्यापी कार्यक्रम के बारे में जिसकी अंततोगत्वा पूर्ण रूप से अंतिम परिणति हम द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में देख रहे हैं। विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके लिए अधिकांश इतिहासकारों ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर को दोषी ठहराया। लेकिन इससे पहले की कक्षा में मैंने आपको विवेचन किया और उन्हीं बिंदुओं को मैं आज फिर विस्तार से समझाऊंगा कि किन परिस्थितियों में जर्मनी में नाजीवाद का विकास हुआ। नाजीवाद के विकास के लिए जो धरातल, जो पृष्ठभूमि, वह किन परिस्थितियों में विकसित हुई, इन तमाम बातों के बारे में मैं आपसे विस्तार में इसके अंतर्गत चर्चा करने वाला हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडोल्फ हिटलर जो मूल रूप से बेसिकली एक चित्रकार था और एक संवेदनशील व्यक्ति था चित्रकार होने के नाते, 1914 से लेकर 1920 तक लगभग 6 साल तक उसने प्रथम विश्व युद्ध की प्रक्रिया के दौरान जर्मन सेना में शामिल होकर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक चित्रकार जो मानवीय संवेदनाओं से युक्त था और जब जर्मनी के राष्ट्रीय संकट का प्रश्न आया तो एक सैनिक के रूप में उसने अपनी सेवाएं दी बवेरियन रेजिमेंट के रिजर्व सैनिक के रूप में। और अपनी वीरता के कारण और युद्ध में दी गई सेवाओं के कारण एडोल्फ हिटलर को प्रथम श्रेणी का आयरन क्रॉस भी मिला। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो युद्ध खत्म होने के बाद मित्र राष्ट्रों ने, जो कि फ्रांस थे, जो जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, हालांकि अमेरिका बाद में संधि प्रक्रियाओं के दौर से पूरी तरीके से बाहर हो गया था, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने, जिनके ऊपर एक प्रकार की नैतिक जिम्मेदारी थी संधियों की धाराओं को बनाने की और साथ ही साथ संधियों की धाराओं की पालना हो, इस बात की भी जिम्मेदारी ब्रिटेन और फ्रांस की थी। लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने निजी स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए हिटलर के तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। और हिटलर, जो अपने दौर के महत्वपूर्ण और कूटनीतिक नेताओं की श्रेणी में काफ़ी उत्कृष्ट स्थान रखता था, उसने उस दौर की परिस्थितियों को भापा। उसने ब्रिटेन और फ्रांस की कमजोरियों को महसूस किया और एक के बाद एक करके वह वर्साई संधि की धाराओं को तोड़ता गया और शक्तिशाली होता गया। इन तमाम प्रक्रिया को मैं आपसे आगे की कक्षा में और इस कक्षा में भी बात करूँगा। आइए मैं आपको ले चलता हूँ प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमें किस प्रकार से दिखाई देता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन अर्थव्यवस्था, विद्यार्थियों, पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। जर्मनी एक प्रकार से कुचला हुआ, पीड़ित और पददलित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल था। जर्मनी की मुख्य भूमि पर युद्ध लड़ा गया। जर्मन उद्योग धंधे, कल कारखाने और राष्ट्रीय आय के तमाम स्रोत तबाह हो चुके थे। जर्मन मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी के साथ गिर रहा था। मार्क की परचेजिंग पावर वह पूरी तरीके से लगभग नीचे आ चुकी थी और इसका परिणाम हम 1923 के जर्मनी की महान मुद्रा स्फीति में देखते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा संकट था। तो संकट के एक ऐसे दौर में मित्र राष्ट्रों को ये चाहिए था कि वो जर्मनी के विकास, जर्मनी के पुनर्निर्माण में मदद करती, ताकि जर्मनी आर्थिक दृष्टि से मजबूत होकर वर्साई संधि की धाराओं में तय किए गए जुर्माने को, जो हर्जाना उसके ऊपर लगाया गया था, उसको अदा कर सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि जर्मन अर्थव्यवस्था जो पहले से जर्जरित थी, उसके ऊपर भयंकर हार जाने की राशि का बोझ लाद दिया गया। जर्मनी के ऊपर राष्ट्रीय ऋण की मात्रा काफ़ी बढ़ गई। जर्मनी से उसके कोयला और लौह उत्पादक क्षेत्र छीन लिए गए। ऑस्ट्रिया को जर्मनी से अलग कर दिया गया और जर्मनी में से एक गलियारा निकालकर, जो कि पोलिस गलियारा कहलाता है, पोलैंड का निर्माण किया गया, चेकोस्लोवाकिया का निर्माण किया गया। और कई जगह पर हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीयता के सिद्धांत की अवहेलना की गई। चेकोस्लोवाकिया का जब निर्माण किया गया तो जर्मनी का एक एरिया स्यूडेटनलैंड लेकर चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया। तो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से स्यूडेटन जर्मनों के आत्मनिर्णय के प्रश्न को हिटलर ने अपना हथियार बनाया और एक प्रकार से चेकोस्लोवाकिया को न केवल स्यूडेटनलैंड देने के लिए विवश किया, बल्कि पूरा का पूरा चेकोस्लोवाकिया हिटलर ने अपने अधिकार में ले लिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये तमाम परिस्थितियाँ जो वर्साई संधि के द्वारा उत्पन्न हुई थी और जिसके बारे में मार्शल फोच ने भी कहा था कि वर्साई संधि एक संधि नहीं है, बल्कि 20 वर्ष के लिए एक युद्ध विराम है। तो यह पूर्णतः ये बात अपनी जगह अक्षरशः सत्य साबित हुई और कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि हिटलर वर्साई संधि के इन धाराओं का फायदा उठाता जा रहा है। और साथ ही साथ हिटलर जब विश्व युद्ध के बाद अस्पताल से, जो कि लड़ाई में वो घायल हो गया था, अस्पताल से जब वो ठीक होकर बाहर आया और उसने जर्मन राष्ट्र का भ्रमण किया, उसने जर्मन जनता की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखा और साथ ही साथ उसने ये देखा कि किस प्रकार से यहूदी काला बाजारी करके पैसा कमा रहे, तो उसके मन में उन लोगों के लिए नफरत पैदा हो गई। हिटलर ने, जो एक संवेदनशील व्यक्ति था, उसने यह देखा कि जर्मनी जो किसी दौर में अपने समय का एक महान राष्ट्र था, किस प्रकार से उसका राष्ट्रीय गौरव चूर चूर हो गया है, किस प्रकार से जर्मन लोग व्यापार की तलाश में, रोजगार की तलाश में भटकते हुए फिर रहे हैं और किस प्रकार से जर्मनी के उद्योग धंधे तबाह हो गए। तो हिटलर के मन में आक्रोश पैदा हुआ और हिटलर ने यह तय किया कि वह जल्दी ही जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बदलेगा और साथ ही साथ जर्मनी के खोए हुए गौरव और सम्मान को वह पुनः प्राप्त करने की कोशिश करेगा। इस उद्देश्य से उसने एक राष्ट्रीय जर्मन श्रमिक दल का गठन किया और विद्यार्थियों, हम ये देखते हैं कि आगे चलकर ये राष्ट्रीय जर्मन श्रमिक दल ही नाजी पार्टी के नाम से विख्यात हुआ। हिटलर ने सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन उसका यह अभियान असफल रहा और उसे कैद कर दिया गया। कैद में रहते ही उसने अपनी प्रख्यात पुस्तक मेरा संघर्ष मीन कैंप लिखी। विद्यार्थियों, मीन कैंप एक ऐसा ग्रंथ है जिसे नाजी दर्शन का, जिससे हिटलर के वैचारिक सिद्धांतों का मूलभूत आधार माना जाता है। मीन कैंप को यानी मेरा संघर्ष को नाजी दर्शन की बाइबल भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पुस्तक में हिटलर ने अपने इरादे और अपने नेतृत्व में विकसित होने वाले जर्मनी के विश्वव्यापी कार्यक्रम को पहले से स्पष्ट कर दिया और हिटलर का यह कहना था कि जर्मन्स इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ आर्य नस्ल के प्रतिनिधि है और सर्वश्रेष्ठ आर्यन होने के नाते जर्मन्स को यह अधिकार है कि वह दुनिया के तमाम हिस्सों पर, दुनिया की तमाम बाकी काली, पीली और लाल जातियों पर और अनार्य जातियों के ऊपर हुकूमत करे। हिटलर ने अपनी पार्टी का निशान स्वास्तिक बनाया और जल्दी इसके बाद हम ये देख रहे कि एक ऐसा दौर
जब चारों तरफ मुद्रास्फीति का संकट फैला हुआ है, यहूदियों से लोग परेशान हैं और साथ ही साथ पूरी दुनिया उस वक्त एक नए संकट के दौर से गुजर रही थी, जो रूस के नेतृत्व में विकसित हो रहा था। ये एक विचारधारा थी साम्यवाद, और हिटलर ने इसी साम्यवाद के खिलाफ लोगों को जागृत किया और कहा कि आप मेरा सहयोग दीजिए, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, नाजी पार्टी का आप समर्थन कीजिए, और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि जर्मनी का खोया हुआ गौरव और सम्मान मैं पुनः आपको दिलाऊंगा। तो विद्यार्थियों, अभी मैंने आपसे बात की नाजी पार्टी के कार्यक्रम और हिटलर के कुछ विचारों के बारे में। आगे की कक्षा में मैं आपसे और बात करूंगा। जय भारत, जय हिंद।